दोस्तों, आज 29 अक्टूबर और आज का कोट्स है, इफ़ यू सी एवरीवन एज योर ब्रदर इट बिकम्स easy to remain loveful. If you see everyone as your brother it becomes easy to remain loveful. तो इन्हीं कोट्स के साथ आपसे आपके बीच डॉक्टर एम यू दुआ। बिहार का पहला चरण कल ख़त्म हुआ। वहाँ 54% जैसा कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मत दिया गया। तो मेरा मानना है कि इसका मतलब 54% वोट पड़ने का मतलब है कि 50% लोग लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते, वोट नहीं देते। और ये 54% पे लोगों का मत है कि सही माने में कोई 40% वोट पड़ता है, बाकी बोगस वोट, गलत वोटर जिनका गलत तरीके से वोट आईडी कार्ड बना होता है या अलग तरीके से कई एन कैन पर कैन की तरह मशीनों में बाकी चीज़ों से वोट पड़ता है। अगर हम उसको सही मान लें तो 40% लोग वोट देते हैं और 40% में कोई 25 से 30 कैंडिडेट होता है एक बूथ, एक विधानसभा के अंदर। इस वक्त 1066 कैंडिडेट 71 विधानसभा में रहे। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो जो 20 से 25 या 21-22% तक वोट जो है बंटवारे में चला जाता है। किसी को 1%, आधा % 2%, जो विपक्ष में ज़्यादा मजबूत है उनको 15%, 18% या 20% मिल जाता है। तो इस तरह से अगर 20-25% की बंटवारा हो गया तो बाकी जो बचा 20 से 25%, अगर 1% भी ज़्यादा या 20 से 21% आ गया वोट जिसको, वो जो है चुनाव को जीत जाता है। तो ये जो कहते हैं मूल निवासी वंचित समाजवादी समाज के जो पिछड़े अति पिछड़े जो कहते हैं कि मैं 90 या 93% हूँ, और जो राज्य शासन कर रहे हैं वो 7% वाले 5% वाले कर रहे हैं। तो ज़रा सोचने वाली बात है कि वो इसलिए कर रहे हैं कि आप 90%, 50% तो वोट ही नहीं देते और बाकी जो है वो आप बिखरे हुए हैं, 1%, 2%, 4%, 5%, 10% में आप बढ़ जाते हैं। और जो संगठित लोग हैं, जिसे दबंग लोग कहते हैं, जिसे आप फॉरवर्ड कहते हैं, वो बहुत ही चालाकी के साथ एकजुटता दिखा करके और आप में सेंध डाल करके आपको गंजे को कंघी बेचने वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए आपको बलगला करके, आपको लॉलीपॉप दे करके, आपको तरह तरह का प्रलोभन दे करके आप में से 10-12% खींच लेते और उनका 10% 12% अपना होता है। और इस तरह से वो शासन प्रशासन अपने कब्जे में रखते हैं और आप चीखते रहते हैं बार बार कि मैं तो 90% है था, मैं 80% था और मुझे जो है जनप्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिला, मुझे जगह क्यों नहीं मिला, मैं क्यों नहीं जीता, मैं क्यों नहीं जनप्रतिनिधि बनाया। तो ये आपकी कमी है। आप जो है मूल निवासी, आप जो है बाबा अंबेडकर के फॉलोअर्स, कर्पूरी ठाकुर के फॉलोअर्स, जात पात ऊंच नीच करते रहिए, बढ़ते रहिए और उसका फ़ायदा जो उठा रहे हैं सदियों से वही उठाएंगे। इस तरह से ये लोकतंत्र मजाक सा बन गया है। मैं बार बार कहा कि जो लोग वोट नहीं देते उनकी नागरिकता ख़त्म होनी चाहिए, उन पे पेनल्टी लगनी चाहिए, और जो वोट देते हैं उनको वोटर पेंशन मिलना चाहिए, उनको प्रोत्साहित होना चाहिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए कि आपने वोट दिया है उसको आप जैसे जो
पहली बार वोट दिया बिहार में, उनको आपने अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया, उसी तरह से जो वोट देते हैं उनको अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट या उनको वोटर पेंशन मिलना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो बाकी जो वोट नहीं देते हैं वो देंगे, या उन्हें ये कहा जाए कि आपका नागरिकता खत्म हो सकती है। तो एक डर होगा और वो वोट देंगे, और 100% जब वोट पड़ेगा तो सही माने में सही जनप्रतिनिधि का चुनाव होगा। और इस तरह से जो ये तुच्छ छोटे लोग, जो बड़े अपने आप को दमंग लोग हैं, ये अपनी गोटी फीट कर करके 10% प्लस 10-5% इधर उधर करके मशीन में, बाकी खरीद फरोख्त में, शराब पिला करके, पैसे दे करके, बहुत तरह के तरीके अपना करके, गलत तरीके से उनको समझा करके, बलगला करके, डरा करके, सहमे हुए से लोगों में वो जो वोट दे करके आते हैं, तो वो सारे जनप्रतिनिधि फिर वो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। उनका बिजनेस हो जाता है कि मैंने आज करोड़ों रुपया लगाया है तो मुझे उसके 10 गुना 20 गुना चाहिए, तो भ्रष्टाचार करते हैं और इस तरह से देश का कल्याण नहीं हो सकता, और यही हो रहा है। तो चुनाव आयोग को सतर्क होना चाहिए, चुनाव आयोग में निष्पक्षता, पारदर्शिता होनी चाहिए, और जनहित में देश का लोकतंत्र बचाने के लिए उसके लिए कारगर कदम उठाने चाहिए, और कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जहां 75% 80% से ज़्यादा अगर वोट नहीं होता है तो वहाँ का चुनाव कैंसिल होनी चाहिए, और चुनाव का सारी व्यवस्था जो है इलेक्शन कमीशन के हाथ में होना चाहिए। उनको पैसे की कमी है तो वो जो जनप्रतिनिधि इतना खड़े होते हैं, एक विधानसभा में 30-30 लोग खड़े होते हैं, 10-10 लाख खर्च करते हैं, 300 करोड़ रुपया खर्च होता है, तो वो 10-10 लाख खर्च करते हैं, उनसे 1-1 लाख लीजिए, 2-2 लाख लीजिए। तो अगर 30 कैंडिडेट खड़ा हो रहे हैं, 30 से अगर 2-2 लाख लिया जाता तो 60 लाख रुपए एक विधानसभा में जो है इलेक्शन कमीशन खर्च करती है, उसके लिए प्रचार प्रसार करती है, सभी के लिए बराबर समानता के साथ। तो कम पैसे में, कम खर्च में चुनाव होगा, जिससे जनता का, देश का जो टैक्स के रूप में या बाकी जो पैसे हैं वो सब बचेंगे, और वो विकास में, निर्माण में, देश के निर्माण में खर्च हो सकता है। करोड़ों अरबों रुपया विधानसभा के चुनाव में खर्च हो रहे हैं, और उतने ही पैसे से जितने हेलीकॉप्टर, जितनी गाड़ियां आज भगाई गई है, जितने कुछ संसाधन खर्च किए गए हैं, उन संसाधनों का अगर एक जगह जमा कर करके काम किया जाता तो कई यूनिवर्सिटी बन सकते थे, कई मेडिकल कॉलेज तैयार हो सकते थे, कई ब्रिज और कई और भी विकास का काम बिहार के अंदर हो सकता था। लेकिन नहीं, उन तमाम जो खर्चे हुए हैं उनके 10 गुना ज़्यादा और निकालने के लिए उनका शोषण, दोहन, उत्पीड़न बिहार के जनता का ही होगा, चाहे जिस तरह से हो। तो ये जो है खेल जो है, ये लोकतंत्र का हमें समझ में नहीं आया, ये इसका बदलाव होनी चाहिए। इसके लिए जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो स्वयंसेवी संगठन हैं, जो नौजवान हैं, जो छात्र हैं, जो बार बार देश की आज़ादी, हमें आज़ादी चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, जो बातें करते हैं, उन पे ये गंभीरता से आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत है कि एकजुटता, एकता होना। और जब आप एकता में आ जाएंगे, जब आप एक हो जाएंगे, तो जो बड़ी बड़ी पार्टियां, जो कॉरपोरेट हाउस हो गई है, जो व्यापार करने लगी है, आप उनको धराशायी कर सकते हैं। और सही माने में अच्छे सच्चे लोग, जनप्रतिनिधि चुन करके आएंगे तो विधानसभा, लोकसभा खूबसूरत होगा, और देश के अंदर विकास हो सकता है, उस पर आवाज़ उठ सकती है, और हम आपको सबको राहत मिल सकता है। तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप सब समझदार हैं। दूसरे चरण के भी पहले जो चुनाव जिस दिन था, उसी दिन, जिस दिन चुनाव है उसी दिन आप प्रचार भी कर रहे हैं। उसी दिन कई जगह गोलियां चलती है, कई जगह जो है पूजा पाठ होता है, मूर्ति विसर्जन होता है। तो ये क्या है? ये व्यवस्था की कमी है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। आप सब समझते हैं, सब जानते हैं। आजकल मीडिया थोड़ा दिखाती है, लेकिन उससे जनता समझ जाती है। बाकी तो मीडिया पाकिस्तान, चाइना और सेलिब्रिटी, हीरो हीरोइन को ही दिखाने में व्यस्त है। उनको ये होश नहीं है कि जनता का हित का चीज़ें दिखाएं, किसानों के समस्याओं को दिखाएं, नौजवानों को दिखाएं, बेरोजगारी को दिखाएं, सेना को दिखाएं। ये सब नहीं दिखाते। वो दिखाते पाकिस्तान में रोटी खा रहा है कि नहीं खा रहा, वो जो है बाथरूम में जाता है या नहीं जाता, वो कैसे सोता है, कैसे जागता है, इसकी फिक्र हमारे मीडिया को है। चाइना क्या कर रहा है,
वो क्या कर रहा है, वो दूसरे के घरों में झांकने की काम खाली मीडिया कर रही है। हमारे अंदर जो बहुत सारी समस्या हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसको सुधारने और दिखाने की ज़रूरत है, दिशा देने की ज़रूरत है, उस पर मीडिया आज काम नहीं कर रही। और वो इसीलिए हो रही है कि जो मीडिया सभी लोग जो है एसोसिएट होकर करके जो कॉर्पोरेट बना लिया, वो ठीक नहीं है। मीडिया बार बार कहती है कि वो हमारी चैनल मेरे एसोसिएट में नहीं है, उनको अलग किया जाए, उनकी नहीं देखा जाए। मैं जनता से अपील करता हूं कि जो लोग एसोसिएट हो गए हैं, 10, 12, 25, 50, 100 इकट्ठे हो गए हैं और जो अपनी मनमानी अपने तरीके से चल रहे हैं, उन मीडिया की बहिष्कार कीजिए। जो एक हैं, दो हैं, अकेले हैं, जो सच्चे तरीके से वो आईना दिखा रहे हैं, दशा दे, उनको देखिए। आज सारे मीडिया, हम कुछ मीडिया पे विश्वास कर रहे थे, जनता विश्वास करने लगी थी, एनडीटीवी को अच्छा समझती थी, बाकी को समझ रही थी, ये सब के सब अब सब कॉर्पोरेट हो गई है, सब जुड़ गए हैं और जनता को बहका करके, बदनाम कर करके, जनता को गुमराह कर करके ये जो है जनतंत्र को बर्बाद करने में और ये सत्ता पक्ष को साथ देने में लगी हुई है। हमें आपको समझना होगा और जनता को फिर से कुर्बानी देने के लिए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जो आवाज़ उठाएगा उसे कुर्बानी देनी होगी, ये तो तय है। क्योंकि क्रूर जो शासक है वो अभिव्यक्ति को कुचलना चाहती, वो किसी को बोलने नहीं देना चाहती, डरा करके रखती है। तो इससे हम तमाम चीज़ों को समझते हैं, उन पर बहुत सारी बहस करने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। जितनी एजेंसी है, चाहे यूनाइटेड नेशन का हो, चाहे बाकी हो, सभी के सभी लामबद्ध होकर के सरकार के एजेंसियों के साथ काम कर रही है, जनता के लिए कोई हित में काम नहीं कर रहा। जनता को कभी कभी कहती है जी हम आपके लिए हैं, हम आपके बने हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन भारत का, हम आपके हैं, लेकिन वो आपके नहीं हैं, वो सरकार के हैं। चूँकि सरकार से उनको सैलरी मिलती है और उनको वो देखते हैं, उनको वो सेव करेंगे क्योंकि उनको वहाँ से रोटी मिल रहा है। हालांकि वो पैसा, वो रोटी जनता के टैक्स का ही होता है, लेकिन वो सब एकजुटता दिखा करके हमें और आपको शोषण और दोहन में, उत्पीड़न में जकड़ रखा है। यही व्यवस्था पूरे देश का नहीं बल्कि पूरे विश्व का व्यवस्था चल रहा है। और इसी तरह से जो लामबद्ध हैं, जो नौकरशाह हैं, जो कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, मीडिया है और बहुत सारे तथाकथित समाज सेवी संगठन हैं, वो सब एक लामबद्ध होकर करके जनता को शोषण करने में, शोषित करने में तुले हुए हैं और मार रहे हैं। जनता बर्दाश्त कर रही है। जैसे औरतें बर्दाश्त करती रहती हैं अपने ऊपर जुल्म, वैसे ही जनता एक भी औरत का रूप ले लिया है, महिला का रूप ले लिया है, उसको शोषण जनता को किया जा रहा है। कुछ लोग आवाज़ उठाना चाहते हैं, आवाज़ उठाते भी हैं, लेकिन कब तक? चूँकि शरीर नश्वर है, उनको दबा दिया जाता है, उसको इतना उत्पीड़ित, शोषित किया जाता है कि वो भी खामोश हो जाता है। मैं जब तक बोल रहा हूँ, मुझे भी, मेरे भी मुंह भी बंद किया जा सकता है, मुझे भी अरेस्ट किया जा सकता है, मुझे भी दबाया जा सकता है। तो कोई किसी का साथ नहीं देता, सब अपने अपने तरीके से जी रहे हैं, अपने अपने कर रहे हैं। लेकिन जब किसी पे आफत आती है तो किसी के साथ खड़ा होने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। हर आदमी अकेला महसूस कर रहा है और यही वजह है कि वो आगे नहीं बढ़ता। तो ये सारी तमाम चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि बिहार के अंदर दूसरी चरण का चुनाव कैसा होता है। मैंने बार बार कहा जनता को कि कुछ भी हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा 100% वोट दीजिए, ताकि पता चल सके कि रुझान क्या है। चूँकि कम वोट देने से जो सातिर लोग हैं वो 20-21% ले करके आपके 80% नकारे लोग, 80% ना देते हैं या उनको साथ नहीं देते, लेकिन 20% लोग आप पे, हम पे शासन करते हैं और उन्हें ही हमें जनप्रतिनिधि, उन्हें ही हमें लीडर, उन्हें ही हमें मंत्री मानना पड़ता है। और वो जब उनके पास 80% के लोग जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरा ये काम है, मेरा ये काम है, तो कहते हैं तुमने वोट दिया क्या? मैं तेरे वोट से जीता हूँ क्या? तुम मेरे क्षेत्र का है क्या? तो ऐसे ऐसे उनको जो है उत्पीड़ना मिलती है, उनको सताया जाता है और 80% ठगे के ठगे रह जाते हैं और 20% वाले के भी लोगों को भी काम नहीं होता, वो भी ठगे जाते हैं। कुछ अंधभक्त की तरह, वो पीछे लग्गू की तरह काम करते रहते हैं, क्योंकि उनको सैलरी कहीं नौकरशाह से, कहीं और चीज़ें से जुड़े हैं तो वो जुड़े रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी परेशान हाल रहते हैं। और ये हमारा लोकतंत्र जो बर्बाद हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है। इसीलिए बहुत सारे समूह जो है राजतंत्र को अंग्रेज अच्छा था, मुगल अच्छे थे, ये अच्छे थे कहने लगते,
तो आप अपने को संभालिए, आने वाले दिन को अच्छा संभालिए। समय बदल रहा है, बहुत बदलाव हो रहा है, बहुत बड़ी क्रांति हर जगह पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। तो बिहार पीछे क्यों, भारत पीछे क्यों, उन्हें आगे बढ़ाना है, हम सबको मिल करके बढ़ाना है। जो जितना कर सकते हैं वो करें, और थोड़ा थोड़ा से ही एक बूंद से ही तालाब भरता है। एक मधुमक्खी थोड़े थोड़े रस को लाती है और वो बड़ा छत बना करके आपको मधुमक्खियाँ जो है इकट्ठे होकर के आपको शहद देती है। तो इस तरह से अगर हम थोड़े थोड़े भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और लेकिन एकजुटता के साथ, जो मूल निवासी कहते हैं या जो कहते हैं कि मैं पिछड़ा हूँ, दलित हूँ, और जो है मैं अंबेडकर का हूँ और इसका हूँ और उसका हूँ, तो जो 90-93% कहते हैं वो एकजुट हो जाए। उसमें से अगर 50%, 51% एक जगह हो जाएंगे तो आपका शासन होगा। और फिर आप जो चाहते हैं कि देश के अंदर ऐसा हो तो हो सकता है। इसके लिए सोचिए और फिर अहरा नेशनल पार्टी के दिल्ली हेडक्वार्टर से आप संपर्क कीजिए, हम आपसे बात करेंगे और उस पर हम बहुत सारे स्कीम, बहुत सारी बातें, जो बहुत सारी मैनेजमेंट का, उस पर हम भी तैयारी करेंगे और आपको बताएंगे कैसे काम करना है। तो ऐसे हमें आगे चलना है। हमने कल गांव के बारे में बात की, हमने सुशासन की बात की। आज थोड़ा सा उसी गांव का, पंचायती राज का के बारे में थोड़ी सी बात कर लें कि हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू है, परंतु पंचायतों को यथोचित अधिकार नहीं मिल पाया है। डीएम व एसडीएम पंचायतों के निर्णय में हस्तक्षेप करते हैं। ग्राम पंचायतों के पास यदि सरकार द्वारा धनराशि भेजी जाती है तो उसका बंडरबाट होता है, उनको पंचायतों तक स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता। जो धनराशि होती है वह पहले से ही तय होती है कि इसका बजट, इसका कहाँ कहाँ बंटवारा होगा। ऊपर से नीचे तक राशियों की बंडरबाट हो जाता है और जिनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, और किसान ठगे रह जाते हैं। सरकार कहती है मैंने 20,000 करोड़ दिया, इतना दिया, उतना दिया, लेकिन 20 रुपया भी जो जिनको लाभार्थी को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इसके साथ ही किस मद पर कितना धन खर्च होगा इसका भी फैसला ग्राम पंचायत नहीं कर पाते। ये सब जो है नौकरशाह, जो डीएम, एसडीएम और बाकी जो ऑफिसर्स होते हैं वो लोग तय करते हैं। तो उसमें भी जो है बदलाव होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पूरी तरह शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है। फलस्वरूप शिक्षा का लाभ हर व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है। साक्षरता दर में पर्याप्त सुधार नहीं हो पाया है। इसके लिए जहां हमारी नीतियां दोषी है, वहीं हमारी सामाजिक व्यवस्था भी इसके लिए दोषी है। ग्रामीण क्षेत्र में सभी लड़के व लड़कियों को शिक्षित किया जाना जरूरी है। शिक्षा के बगैर कोई भी क्रांति नहीं आ सकती, न ही समानता आ सकती है। पुरुष प्रधान मानसिकता भी हमारे समाज पर हावी है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा के बारे में सभी लोग एक तरह से नहीं सोचते। अभी भी तमाम लोगों का यह मत है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने लिखाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उन्हें तो दूसरे घर में जाकर चूल्हा चौका ही करना होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस सोच को बदलने के लिए सरकार व समाज को मिलकर काम करना होगा। तमाम जगहों पर यह भी देखने को मिला है कि जिन पंचायतों में महिलाएं चुन कर गई है वे स्वतंत्र रूप से अपना काम नहीं कर पाती है। वे अपने घर के पुरुषों द्वारा निर्देशित होती हैं, चाहे वह उनका ससुर हो, पति हो या बेटा हो। ज़्यादा कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से महिलाओं को अपने विवेक से काम करने के बदले उन पर अपना निर्णय थोपे जाते हैं। इसका एक कारण पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता तथा दूसरे कारण महिलाओं का पूरी तरह से शिक्षित न होना है। इस नज़रिए को बदलने के लिए सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। कृषि क्षेत्र, दूसरी हरित क्रांति की भी हमें ज़रूरत है। आज़ादी के समय देश की करीब 80% आबादी कृषि पर ही निर्भर थी। भारत का प्रमुख देश पेशा खेती कृषि ही माना जाता था और माना जाता है। आज कृषि पर निर्भरता कम होती जा रही है। कृषि ज़्यादातर किसानों के लिए घाटे का सौदा बनती जा रही है। देश के तमाम क्षेत्रों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। दुनिया के तमाम देशों में कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, परंतु भारत में ऐसा नहीं हो पाया है। कृषि क्षेत्र में बेहतर संभावना न दिखने पर मजबूर होकर लोग गांव से शहर की तरफ पलायन करने लगे हैं। भारत में अलग अलग राज्यों में भूमि सुधार अपने अपने तरीके से किए गए, परंतु इन भूमि सुधारों का छोटे लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंच पाता। हमारे देश में कहने को आज भले ही समांतवादी प्रथा नहीं है, परंतु देश के कुछ राज्यों में बदले हुए रूप में समांतवादी प्रथा आज भी देखने को मिलती है। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, अन्य प्रदेश हो,
जैसे जैसे राज्यों में आज भी भूमि का समान वितरण नहीं हो पाया है, फलस्वरूप आज किसी के पास 200 एकड़ 500 एकड़ तो किसी के पास 1 इंच ज़मीन नहीं है, तो किसी के पास 1 बीघा भी ज़मीन नहीं है। वह किसी क्षेत्र का मजदूर बन करके रह जाता है, बंधुआ मजदूर बन करके रह जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों को सुधारने के लिए कृषि क्षेत्र को सुधारना अति आवश्यक है। किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें सरकारी सहायता बढ़ानी चाहिए। किसान, जिसे ग्राम देवता कहा जाता है, वह आज भूखे नंगे बदन खुले आसमान के नीचे ज़मीन पर सोने के लिए मजबूर हैं। इसके लिए व्यवस्था ही दोषी मानी जाएगी। इस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं आह्वान करूंगा कि देश में नागरिकता के हिसाब से लोगों को सरकारी सहायता दी जाए। संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के हिसाब से वे संयुक्त राष्ट्र संघ के सार्वभौम घोषणा में वर्णित मानवाधिकारों के अनुसार प्रत्येक मानव को रहने, खाने, कहीं भी बसने, कहीं भी व्यवसाय करने का पूरा अधिकार है। कोई व्यक्ति यदि भारत में पैदा हुआ है और वह भारत का मतदाता है, उसके मतों से सरकार बनती है, तो उस व्यक्ति का इस देश में के संसाधनों पर उतना ही अधिकार है जितना एक पूंजीपति का एवं राजनेता या प्रबुद्ध अधिकारी या एक प्रोफेसर का है। यदि देश के उत्थान में अन्य लोगों को योगदान है तो देश के नागरिकों के भरण पोषण के लिए अनाज उत्पन्न करने वाले किसानों का योगदान भी उतना ही है। इन्हें भी वे सभी संसाधन मिलने चाहिए जो एक बुद्धिजीवी को, राजनेता को, अधिकारी या व्यापारी को मिलते हैं। नागरिकता के हिसाब से ही देश के बैंकों को ऋण भी देना चाहिए। एक गरीब आदमी को यदि 50,000 रुपये की आवश्यकता है तो उससे इससे ज़्यादा रकम की गारंटी मांगी जाती है। ऐसे में वह आदमी कैसे गारंटी देगा? मेरा मत है कि देश के कानून में बैंकिंग नियमों में बदलाव करके देश के गरीबों, पिछड़ों, मजदूरों, छोटे किसानों, शोषितों, वंचितों को भी हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। वह भले ही दिमागी श्रम न कर पाते हों, पर शारीरिक श्रम के बल पर वे देश व समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत विश्व का एक ऐसा देश है जहाँ की संस्कृति, सद्भावना और विचारों की पूरे विश्व में तारीफ की जाती है। ऐसे में भारत से ही यह नया विचार सामने आना चाहिए कि सिर्फ बुद्धि या पढ़ाई के बल पर लोग बहुत पा लेते हैं, उसी तरह से शारीरिक श्रम करने वाले को भी उतना ही दिया जाना चाहिए। इसी से देश में, समाज में, विश्व में वे पृथ्वी पर समानता आएगी। खेतों में 10 घंटे काम करने वाला, 6 घंटे घोड़ों को हाँकने वाला, 8 घंटे बैलगाड़ी चलाने वाला, 10 घंटे कोल्हू चलाने वाला और 10 घंटे पुरहट से सिंचाई करने वाला या बागवानी में काम करने वाला, फलों उत्पादन करने वाला, गाय भैंसों की सेवा करने वाला, दूध का संचालन करने वाला नागरिक भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना देश का एक डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, अभिनेता या अन्य प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं। सही मायने में कहा जाए तो सही सच्ची समानता कहलाएगी जब हम सभी को एक नज़र से देखेंगे। इसकी शुरुआत यदि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से हो तो सोने पे सुहागा होगा। ऐसा करके भारत पूरे विश्व को समानता की नई परिभाषा और नया संदेश देने वाला देश बन सकता है। हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कई मन की बातों में और बहुत सारे भाषणों में, बहुत सारे प्रदेशों में जो उन्होंने बोला वो बहुत अच्छा लगता है। वो हमेशा किसानों को, गरीबों को, उत्थान की, विकास की बात करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में वह जो है कागज़ों में रह जाता है या अफसरों के बीच में रह जाता है। वो जहां पहुंचना चाहे तक नहीं पहुंचता। वो बार बार कहते हैं कि मैंने इतना करोड़ इसके लिए दिया, उतना करोड़ इसके लिए दिया, ये योजना बनाई, यो परियोजना बनाया, बहुत सारी बातें गिनाया जाता है, एक नहीं अनेक। और कई भाषणों में वो कहते हैं कि मैंने एक नहीं हजारों काम किया, मैं 22 घंटा काम करता रहता हूं। लेकिन उनको ये भी देखना होगा कि जो काम किया जा रहा है क्या वो जहां तक पहुंचना चाहिए, जिनको वो लाभ मिलना चाहिए, वो सही माने में मिला या नहीं। बीच में ही खत्म हो जाता है। आज गरीब और गरीब हो रहा है। मध्यम फैमिली अपने आप को बचाने में, अपने आप को, अस्तित्व को बचाने में, जिंदा रहने में किसी तरह से मध्यम वर्ग संघर्ष कर रहा है। और जो अपर है वो ज़्यादा अपर होता जा रहा है, ज़्यादा आ रहा है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने सेल कंपनियों को ख़त्म कर दिया, लाखों को। हमने बहुत सारे संगठन जो नाजायज़ थी, गलत थी, जो पैसे लेकर के विदेशों से इधर से उधर से लेकर के उसका तथाकथित उपयोग करती थी, हम उनको ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन कहाँ ख़त्म हो रहा। उन्होंने कहा कि हमने जितने भी काला धन स्विट्जरलैंड बैंक से 300 जो लोगों का पहला लिस्ट आया था उसमें अरबों खरबों, वो पैसा कहाँ गया। मंदिरों के बनाने में
खास करके मैं राम मंदिर की, अयोध्या की बात करूँ तो वो पैसा जो 1400 करोड़ जमा हुआ था, वो सारे पैसे कहाँ गए? जो आज मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, मदरसों में जो अरबों खरबों पड़े हैं, वो पैसा देश के हित में क्यों नहीं खर्च होता? आज जो महामारी में हम सब जूझ रहे हैं, बीमार हैं, लोग मर रहे हैं, रोटी के लिए, दवाई के लिए, उन तमाम पैसों का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो किस तरह से सेल कंपनियां बना करके, किस तरह से फंडिंग करके, किस तरह से हवाला चला करके वो फंडिंग करती है? क्या उनको, सरकार को, उनका जो 30% या 18% जो GST या 2% जो बैंकिंग का जो ट्रांजैक्शन है, वो जो 50% है, क्या वो पैसा आ रहा है या जा रहा है? अगर वो 1000 करोड़ कमा रहा है तो क्या 500 करोड़ सरकार के फंड में आया? गरीबों से पूछा जाता है कि आपने टैक्स नहीं दिया, आप टैक्स दीजिए, नहीं तो आपका घर नीलाम हो जाएगा, आपकी छोटी सी जो ज़मीन है वो नीलाम हो जाएगा, आपको जेल जाना होगा। लेकिन अमीरों से नहीं पूछा जाता कि अमीर किस तरह से अमीर बन रहा है, कहाँ से ये सारे अरबपति खरबपति बन रहे हैं, उनका क्या रिसोर्सेज है, उनके पास जो जितने भी अरबों खरबों हैं, क्या बैंक सरकार के पास कोई हिसाब है? वो अरबों खरबों इकट्ठा किया, क्या उसका 50% सरकार के हिस्से में आया? और अगर सरकार के हिस्से में आया तो वो गया कहाँ? किस तरह से उसका बंटवारा हुआ, किस तरह से उसके खर्चे हुए? इस पे कोई सोचने वाला नहीं है, क्योंकि जो नौकरशाह हैं वो सब अपने अपने हिस्से के अपने अपने बंटवारे में लगे हैं कि मेरे कितने हिस्से में, मेरे कितने हिस्से में, मेरे कितने हिस्से में, उसके कितने हिस्से में। इस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और वो इसी में लगे हुए। और इसीलिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने कहा था कि सिंगल विंडो सिस्टम होनी चाहिए और उस पर काम होनी चाहिए। एक हमारे बैंक के अंदर स्विट्जरलैंड की तर्ज पे एक बैंक होनी चाहिए, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनका पैसा वहाँ अकाउंट में रखें और वो पैसा सारा देश के हित में खर्च हो। लेकिन हवाला के द्वारा, सेल कंपनियों के द्वारा और दूसरे फंडिंग रिसोर्सेज के द्वारा उसमें आतंकवादी फंडिंग हो जाता है, बाकी अलग गलत कामों में चला जाता है और इस तरह से देश को खोखला किया जा रहा है। आज हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रही है इसलिए क्योंकि हम समानता को नहीं देख रहे, हम देश के जनता को नहीं देख रहे, हम 18-20 कंपनियां जो कॉर्पोरेट हैं उसको खाली देख रहे हैं और उनसे हम हेलीकॉप्टर लेते हैं, उनसे हम पैसे लेते हैं, देश विदेश का भ्रमण करते हैं और इलेक्शन में फूंक देते हैं। ये इलेक्शन क्यों इस तरह का? अगर ये सस्ता, सुविधा और एक जगह से प्रचार हो, सिर्फ इलेक्शन कमीशन इस पर देख रेख करे, उसको एक स्वतंत्रता दी जाए, वो अच्छे सच्चे लोग जनता के हित में काम करे, तो ये जो अरबों खरबों रुपया इलेक्शन में पूरे भारत में कमोबेश हर महीने पूरे साल चलता रहता है, कभी इस राज्य में, कभी उस राज्य में, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी सेंट्रल, कभी स्टेट, इन तमाम चीज़ों पे अंकुश लग सकता है और काम कर सकता है और देश के अंदर जो है एक देशभक्ति पनप सकता है। आज हर नौजवानों में देशभक्ति नहीं है, वो किसी तरह से इन प्रकार तरीके से, शॉर्टकट तरीके से वो कमाना चाहता है। वो चाहता है कि मैं किसी तरह से साइबर क्राइम करूं, किसी तरह से लूटूं, किसी तरह से भ्रष्टाचार करूं और मुझे भी 1 करोड़ मिल जाए, मुझे भी 50 लाख मिल जाए, मुझे भी ये मिल जाए। ये जो सोच पैदा हो रही है ये बहुत ही विकराल और बहुत ही खतरनाक हो रहा है। पहले नौजवान सोचता था कि मैं IAS बनूंगा, देश की सेवा करूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, देश की सेवा करूंगा। लेकिन आज नौजवान सोचता है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे जो है 1000 करोड़ का नर्सिंग होम तैयार खड़ा करना है, मुझे लोगों के गुर्दे बेचने हैं, मुझे किडनी बेचने हैं, मुझे अंग प्रत्यंग बेचना है और हजारों करोड़ कमाना। कैसे कमाएगा वो? तो गलत तरीके से जा रहा है, उसको सेवा करने की भावना नहीं है। डॉक्टर जो है गांव में जाकर के सेवा नहीं करना चाहते, प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, उनको शहरों में प्रैक्टिस करना जहां उनको 2 लाख 10 लाख रुपये मिलेंगे। प्रोफेसर जो है गरीबों को गांव में क्लास नहीं लेना चाहते, वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ करना चाहते हैं, तो उनको वहाँ पे सारी सुविधाएं मिलती है, मोटी पैसे मिलते हैं, उनको आने जाने का कार मिलता है, TADA भत्ता मिलता है और वो दिन दुना 1 फ्लैट 2 फ्लैट मकान कोठियाँ खरीद लेते। तो शिक्षा में भी व्यवसाय, हमारे स्वास्थ्य में भी व्यवसाय, तो हर जगह व्यवसाय घुस गया। तो यही हमारे नौजवानों को देखने को मिलता है और वो कहते हैं कि नहीं, मुझे अब पढ़ने से नहीं, मुझे गलत कामों से पैसा इकट्ठा करना। तो ये जो
समस्या खड़ी हो रही है, देश के लिए बहुत ही खतरनाक हो रहा है। जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो राजनेता हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो देश के लिए हित में अगर सोचते हैं और सेवक हैं तो सही तरीके सोचें। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे 37 सूत्री मांगे जो हमने भारत सरकार से मांगी थी, जो हमने बहुत सारी किताबें लिखी, उसके बहुत सारे कोट्स पे प्रधानमंत्री को मैंने देखा है कि उस पर वो ध्यान दे रहे हैं, उस पर बोलते भी हैं। लेकिन एक प्रधानमंत्री, एक मंत्री के कहने से ही खाली नहीं होगा। 140 करोड़ की आबादी है, बहुत सारी व्यवस्था है, उन तमाम लोगों को हमें ठीक करना होगा। एक डंडा से सारा काम नहीं होता। इसलिए हम सभी को जो आत्मनिर्भरता की बात हो रही है कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, हमारा विकास होना चाहिए, तो उसमें जो है लाइसेंसिंग प्रक्रिया सरल करनी होगी। हमारी जो ज़मीनें हैं जो असमानता के रूप में है, किसी के पास 100 एकड़ है, किसी के पास कुछ नहीं है, तो वो सभी में एक तरह से बंटवारा करनी होगी। जो लोग जहाँ हमारे आदिवासी हैं, जो लोग जहाँ ज़मीनों पे हैं, उनको बेदखल ना करें, उन पे जो है ज़्यादा बिल्डिंगें ना बने, खेती की ज़मीन खेती रहने दी जाए। तो इस तरह से अगर रहेगी तो ये विकास होगा। हमारा कृषि प्रधान देश है कि हमें अन्न की कमी नहीं है, लेकिन आगे जाकर के कमी हो सकती है। पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। तो हमारा देश भारत को अगर हम सही तरीके से सेवा करना चाहते हैं तो सबको मिल करके सोचना होगा और आगे बढ़ना होगा, और तब हमारा देश जो है एक सोने की चिड़िया हो सकती है, आगे बढ़ सकती है। और मानवीय मूल्यों का, खास करके मानव अधिकार की जानकारी गांव से लेकर के शहर तक तमाम क्षेत्रों में पहुंचाना होगा। उसके लिए स्वयं संगठन और सरकार को गंभीर होना होगा। कल 30 अक्टूबर है, भारत यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना, उस पर हम बात करेंगे। यूनाइटेड नेशन के अंदर जाने के बाद 75 साल का भारत होने के बाद भारत क्या किया, उस पर भी बात करेंगे। यूनाइटेड नेशन की सारी एजेंसियां क्या कर रही है, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो कल आप 1 बजे हमारे फेसबुक पे आइए। हमारे साउथ इंडिया के लोग बार बार कहते हैं कि दुआ जी थोड़ा इंग्लिश में, हम थोड़ा हिंदी में नहीं समझ पाते, हमारा काफ़ी कमज़ोर है। तो मातृभाषा मेरी हिंदी, इसलिए मैं बात करता हूँ। लेकिन कल 30 अक्टूबर को 1 बजे सब आइए। जो भी मुझे बात करनी होगी थोड़ी अहरा के बारे में, बाकी वो मैं अंग्रेजी में बात करूँगा। हो सकता है जितना भी तोड़ फोड़ करके हम आपसे बात करें, हम आपसे बात करेंगे। तो कल 1 बजे आप हमसे आएँ। आज बस इतना ही। आपका डॉक्टर एमयू दुआ, अहरा एनपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जय हिंद, जय भारत।